बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम जो टेंसेस हैं उनकी रिवीजन कर रहे हैं और साथ उनको बड़ी अच्छी तरह समझ कर आगे भी चल रहे हैं। लेकिन आपको पता है, कोई भी लेक्चर से पहले हम करते हैं एक अच्छी बात, बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की अच्छी बात। वो ये है कि इंसान जो मजबूरी से काम करता है और जो शौक़ से काम करता है, तो मजबूरी से काम करने वाले लोग कभी भी ज़िंदगी में मैंने कामयाब लोगों की फहरिस्त में नहीं देखे। हमेशा वही लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने शौक़ के साथ काम किया है, ज़ौक़ के साथ काम किया और अपने काम से मोहब्बत और प्यार और लगन जिनके अंदर मौजूद है, वो लोग आपको नज़र आएंगे कि वो अपनी मंजिलों को बड़ी तेज़ी से तय करते हुए नज़र आएंगे। आप लोग स्टूडेंट देख लो, स्टूडेंट जो ज़ौक़ से नहीं, शौक़ से नहीं, लगन से नहीं, प्यार और मोहब्बत से नहीं पढ़ता, सिर्फ मजबूरी से पढ़ता है, तो उसने अपनी क्लास को ड्रॉप कर देना। चाहे वो नाइन्थ में छोड़ दे, वो 10th में छोड़ दे, वो फर्स्ट ईयर छोड़ दे, वो सेकंड ईयर, उसने कोई ना कोई क्लास छोड़ देनी, वो कभी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करेगा। ये वो स्टूडेंटों की बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट अपनी स्टडी को ज़ौक़ से नहीं बल्कि मजबूरी से वो पढ़ रहे हैं। तो आज का यही पैगाम है कि अगर आप लोगों ने ज़ौक़ और शौक़ अपने कामों के अंदर, चाहे लाइफ के अंदर अगर आपका मजबूरी के साथ काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने वो काम उसी दिन छोड़ देना है जिस दिन आपको कोई भी उससे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आई, तो आप लोग उस चीज़ को छोड़ देते हैं। एजुकेशन में थोड़ा सा मुश्किल दौर आता है तो लोग एजुकेशन को छोड़ देते हैं क्योंकि वो मजबूरी के साथ है, उसके साथ चिमटे हुए हैं। लेकिन जिनकी मजबूरी नहीं है वो लोग फिर अपनी ज़िंदगी में सही मायनों में वही कामयाब होते हैं। तो आज से यही मैसेज है कि आप लोग अपनी लाइफ को मजबूरी से नहीं बल्कि ज़ौक़ और शौक़ के साथ जीना शुरू करें और पढ़ना शुरू करें और काम करना शुरू करें। लेक्चर की तरफ आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट हमने किया था, आज नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे हम। उसके नेगेटिव में हमेशा मनफी का जिक्र आता है जिसमें नहीं या ना का तसव्वुर होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की हमने उर्दू में जो पहचान सीखी थी, पहले उसकी हम एक मरतबा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि सभी को पता चल जाए। उर्दू में पहचान, जी क्या है उर्दू में पहचान? कि आखिर पे क्या आएगा? गा, गी और गे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है कि उसके आखिर पे गा, गी और गे आता। जो ही ये वर्ड्स आपको नज़र आएंगे आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर है इंडेफिनिट का टेंस है। इसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है जिसे इमदादी फ़ेल भी कहा जाता है, और ये वही है जो आप लोगों ने सीखे हैं, विल और साथ शैल। लेकिन जब नेगेटिव आएगा तो इसके साथ इजाफा किस चीज़ का होगा? नॉट का होगा। तो सिर्फ नेगेटिव में ये है कि जहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है, उसके साथ अब इजाफा किस चीज़ का हो जाएगा? नॉट का हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं कि वर्ब इस्तेमाल की जाती है। वर्ब, तो हमारे पास जो सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर हमने पढ़ी थी वर्ब, वही इस्तेमाल होगी। और वो हमने पढ़ा था फर्स्ट फॉर्म ऑफ जी, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सीखी थी। जिस तरह हमारे पास एक फॉर्म आ जाती है गो, ये पहली, दूसरी इसकी वेंट और तीसरी इसकी गॉन है। तो ये एक सिंपल सी वर्ब है जो बहुत ज़्यादा आप लोग यूज़ कर चुके हैं, इसलिए इसका तज़किरा कर दिया जाता है। गो, वेंट, गान, तो यहाँ पे कौन सी इस्तेमाल होगी? गो इस्तेमाल होगी। इसके बाद हमारे पास बनाने का तरीका है कि टेंस को अगर बनाने का तरीका जो हमने सीखा है वही दोबारा आएगा। उसमें क्या था? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। उसके बाद क्या आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में क्या था? विल। नेगेटिव है इसलिए साथ क्या लगाया जाएगा? नॉट। दूसरा क्या है? शैल, इसके साथ क्या लगेगा? नॉट। आपको ये पता होगा कि आई और वी किसके साथ लगता है? ये आई और वी के साथ लगता है शैल, बाकी सब के साथ क्या लगाया था? विल। ये हमने फ्यूचर इंडेफिनिट जो सिंपल टेंसेस थे उसके अंदर, ये सेंटेंसेस थे उसके अंदर किया था। अब हमारे पास इसके बाद क्या आ जाता है? वर्ब, और फोर्थ चीज़ हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है।
टोटल फ़िक्रे को बनाने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत है? 4 चीज़ों की। पहला सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा वर्ब और चौथा ऑब्जेक्ट। और मैं पहले भी ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि हमारी ये 2 चीज़ें कभी भी चेंज नहीं होती, जिसमें सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है। वो कोई भी कैटेगरी का किसी भी किस्म का वो टेंस होता है तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, सिवाय किसके कि हमें हेल्पिंग वर्ब को याद करना पड़ता है और साथ है वर्ब को। ये 2 चीज़ें आपकी तब्दील होनी, चाहे कोई भी टेंस हो। जितनी मर्ज़ी आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपको पता चलता जाएगा कि इसमें दुरुस्त क्या है और गलत क्या है। हमारे पास एक्सरसाइज है 44 एक्सरसाइज है जो फ्यूचर इंडेफिनेट नेगेटिव सेंटेंसेस की है। उसमें पहला हम सेंटेंसेस करते हैं, पाकिस्तान सीमेंट दरामद नहीं करेगा। पाकिस्तान सीमेंट दरामद नहीं पाकिस्तान सीमेंट दरामद नहीं करेगा। ज़रा आप ज़रा चेक करें इसमें कि हम कभी भी इसको कोई रट्टा फॉर्म की सूरत में नहीं लेके जाएंगे, बल्कि हम ये करेंगे कि हमें सबसे पहले ज़रूरत है सब्जेक्ट की। तो आप बड़े आराम से उस उर्दू के सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को ढूंढें। अगर आपने उसकी पहचान गा, गी और गे ढूंढ ली है जो कि फ्यूचर इंडेफिनेट की है और उसके अंदर ये नहीं किसको शो कर रहा है? नेगेटिव को शो कर रहा है। इसमें ज़रा सब्जेक्ट देखें कौन है काम करने वाला, तो हमें काम करने वाला नज़र आएगा, ये पाकिस्तान नज़र आएगा। और पाकिस्तान की इंग्लिश तो सभी को आती होगी, सिर्फ आपको स्पेलिंग का प्रॉब्लम होगा, बाकी पाकिस्तान। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास है? सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद देखो ना तो ये आई है ना वही है, जिसकी वजह से ना शेल लगेगा। तो बारी किसकी है? विल की। हमारे पास क्या लगेगा अब? विल नॉट। 2 चीज़ें कंप्लीट हो चुकी, सब्जेक्ट भी और हेल्पिंग वर्ब भी। बारी किसकी है? वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। तो मैं ये कई बार बता चुका हूँ कि हमारे पास जो पहचान है उससे पीछे वाला वर्ड ही हमारे पास क्या होता है? वर्ब। काम, जो काम को ज़ाहिर करती है वो हमारे पास क्या होगा? वर्ब। अब करे तो काम को ज़ाहिर नहीं करती, नहीं की वजह से थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसलिए दार आमद करना। एक जो चीज़ होती है बार आमद करना, उसका मतलब होता है बाहर उसकी आमद होती है। आमद का मतलब आना है, दार का मतलब दरवाज़ा होता है। तो दार आमद दरवाज़े पर आती है। इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर जो चीज़ें मंगवाई जाती है उसको हम कहते हैं दार आमद, और जो मुल्क से बाहर भेजी जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसे हम बार आमद कहते हैं। तो दार हमारे पास क्या आ जाती है? इम्पोर्ट। और जो बार आमद है वो क्या है? एक्सपोर्ट। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, कि हम मुल्क के अंदर से कुछ चीज़ें मंगवाते हैं, कुछ भिजवाते हैं। वो है दार आमद इम्पोर्ट। पाकिस्तान विल नॉट, दार आमद फर्स्ट फॉर्म क्या है? इम्पोर्ट। क्या इंपोर्ट करना है? सीमेंट। CEMENT, सीमेंट। पाकिस्तान सीमेंट दरामद करेगा। पाकिस्तान सब्जेक्ट, पाकिस्तान। उसके बाद क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। पाकिस्तान के साथ क्या लगेगा? विल नॉट। और उसके बाद हमारे पास वर्ब है दरामद करना, वो क्या है? इंपोर्ट। क्या करना है? इंपोर्ट। सीमेंट। तो सीमेंट लिख लिया। क्या मुश्किल है? तो ये आज हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास ये एक्सरसाइज जो 44 है, इसके 15 सेंटेंसेस हैं। तो 15 में से कोई 3-4 मैं करता हूँ, अच्छी तरह समझिएगा, बाकी फिर आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। कल अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इंटेरोगेटिव की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोगों को नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव भी आने शुरू हो जाए। अगला है दुश्मन जंग नहीं जीतेगा। दुश्मन जंग नहीं जीतेगा। ये पाकिस्तान है ना, इन्होंने ज़हन बनाया हुआ हमने किसी को जंग नहीं जीतने देनी है। ये घरों में लड़ाई भी हो जाए ना औरतों की आपस में, तो हर एक औरत का ये मैं जीत गई हूँ,
तो ये जंग पता नहीं अब कौन जीतेगा, लेकिन दुश्मन जंग नहीं जीतेगा, दोस्त तो जंग करता ही रहना। इसलिए इसमें ज़रा सब्जेक्ट देखें क्या है, कौन है सब्जेक्ट, एनिमी। सब्जेक्ट लगने के बाद क्या किया जाएगा, सब्जेक्ट के बाद लगेगा हेल्पिंग वर्ब। क्या ये आई है या वही है, ना ये आई ना वही है, इसलिए शैल तो लगेगा नहीं। बारी किसकी होगी, विल नॉट की। अब सब्जेक्ट लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गया, बारी किसकी है, वर्ब तीसरे नंबर की। वर्ब किधर है, जीतना। जीतना की इंग्लिश बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे सभी लोग, क्या है जीतना की इंग्लिश, विन। पहली फॉर्म ही विन है, विन द वार भी कह सकते हैं, विन द बैटल भी कह सकते हैं। वार भी जंग है, बैटल भी जंग है, तो हम वार को ही यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बैटल ज़रा छोटी लड़ाई को कहते हैं, छोटी जंग को कहते हैं, और बड़ी जंग को वार कहा जाता है। अगर मुल्कों की जंग हो तो फिर वार तो मस्ट है, और अगर घरेलू जंग हो तो फिर बैटल लिखा जाता है। तो ये दुश्मन जंग नहीं जीतेगा, एनिमी विल नॉट विन द वार। आप अगर कहते जी हमें तो इनकी समझ नहीं आती, ज़रा 2 मरतबा प्रैक्टिस कर लो। दुश्मन एनिमी, हेल्पिंग वर्ब विल नॉट, जीतेगा विन, जंग द वार। अंडरस्टैंड। एक और करते हैं, हमारी फ़ौज शहरों को तबाह नहीं करेगी। ये नेक फ़ौज है ना, इसलिए ये शहरों को नहीं तबाह करेगी। हमारी फ़ौज शहरों को तबाह नहीं करेगी। देखो क्या सब्जेक्ट है, हमारी फ़ौज, आवर आर्मी, आवर आर्मी। इसके बाद सब्जेक्ट लग गया, सब्जेक्ट के बाद किसकी बारी है, हेल्पिंग वर्ब की। किधर है हेल्पिंग वर्ब, विल नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद बारी किसकी है, वर्ब की। वर्ब किधर है, तबाह करना, पढ़ा होगा पीस में, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय तबाह करे, किन को, डिस्ट्रॉय द सिटीज। अंडरस्टैंड, समझ आ रही है। नेक्स्ट एक और कर लेते हैं हम, आज आंधी नहीं आएगी। बारिश आएगी फिर अगर आंधी ना आई तो, आज आंधी नहीं आएगी। तो ज़रा इसमें देखिए, आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। जब सब्जेक्ट नहीं मिलता तो मौसम के लिए, वक़्त के लिए, फिर आपको पता है क्या इस्तेमाल किया जाता है, ये बताया भी था, इट। जब सब्जेक्ट आपको काम करने वाला नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपका वेदर हो, वहाँ पे आपका वक़्त हो, कुदरती कोई मंज़र हो, तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जाता है, इट इस्तेमाल किया जाता है। अब इट तो आ गया सब्जेक्ट, इसके बाद बारी किसकी है, हेल्पिंग वर्ब की। क्या है हेल्पिंग वर्ब, विल नॉट। अब आंधी आएगी, इसका मतलब आंधी का चलना है, आंधी का चलना। तो आप लोग, कोई बंदा आंधी की इंग्लिश बता सकता है, आंधी की इंग्लिश कोई बच्चा आप में से बता सकता है जी? वो तूफान होता है, गेल होता है आंधी, गेल होता है आंधी। और जो हवा का चलना होता है वो बिलो है, आना और उसका चलना। तो बिलो द गेल हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिलो द गेल। आएगी या आंधी चलेगी। अब कुछ लोग ये कहते हैं आंधी चल रही है, कुछ कह रहे हैं आंधी आ गई है।
तो दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए आगे क्या रह गया, ऑब्जेक्ट आज, आज टुडे। समझ आ गई। एक और सेंटेंस करते हैं ताकि 5 इधर से हो जाएंगे और 10 आप कीजिएगा, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कोई सियासी जमात जुलूस नहीं निकालेगी, कोई सियासी जमात जुलूस नहीं निकालेगी, कोई सियासी जमात, एनी पॉलिटिकल पार्टी। सब्जेक्ट क्या है, कोई सियासी जमात, एनी पॉलिटिकल पार्टी, कोई सियासी जमात। इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वो क्या आएगा, विल नॉट। ये निकालना पहले भी हमने पीछे जुलूस निकालने की इंग्लिश जब हमने पास्ट टेंस किया था तो उस वक़्त ये की थी। टेक आउट जो है ना वो निकालना है, और जुलूस की इंग्लिश प्रोसेशन होती है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। टेक आउट, प्रोसेशन, कोई सियासी जमात जुलूस नहीं निकालेगी, एनी पॉलिटिकल पार्टी विल नॉट टेक आउट प्रोसेशन। उम्मीद है कि आप लोगों को आज फ्यूचर इंडेफिनेट जो नेगेटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है, बार बार रिवाइज करनी है, इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी ग्रिप होनी चाहिए ताकि आपका जो टेंस वाला प्रोसीजर, ग्रामर वाला जो हमारा पार्ट है वो तभी अच्छे से होना है। उम्मीद है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।